क्या हम इस जंगल से बाहर निकलकर भी महफूज रहेंगे? मैंने कहा, तुमने बताया था कि जंगल में दूसरी तरफ कोटपतली नाम का कोई कस्बा है। क्या हमारे ख्याल में कोटपतली की पुलिस को फोन पर हमारे फरार की इत्तला नहीं दे दी गई होगी? और क्या जंगल के बाहर पुलिस और हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार नहीं होगी? कोटपतली जंगल से तकरीबन 10 मील के फासले पर है और कोटपतली में पुलिस की इतनी नफरी नहीं होगी कि वो मीलों दूर तक फैले हुए जंगल को घेरे में ले सकें। शशावरी चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, कोटपतली दिल्ली नेशनल हाईवे 8 पर वाक़ है। रास्ते में छोटी बड़ी बस्तियां भी हैं, हम किसी भी तरफ निकल सकते हैं। मैं और शशावरी देर तक मध्यम लहजे में बातें करते रहे। इस दौरान रत्ना की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने उसका नाम लेकर होले से उसे पुकारा, मगर जवाब नहीं मिला। वो सो गई थी। थोड़ी देर बाद शशावरी भी सो गई। वो दोनों पीछे लंबी सीटों पर थीं, इसलिए आराम से लेटकर सो गई थीं। मैं ड्राइविंग सीट पर था, जिस पर लेटने की गुंजाइश नहीं थी और सामने टांगे भी पूरी तरह सीधी नहीं की जा सकती थीं। मैं सिरक कर पैसेंजर सीट पर आ गया और दरवाजे से टेक लगाकर टांगे ड्राइविंग सीट पर फैला दी। यही एक तरीका था जिससे मुझे किसी कदर आराम मिल सकता था। एक एक लम्हा सदियों पर भारी महसूस हो रहा था, लेकिन बहरहाल रात बीत रही थी। मैं जागने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार नींद ने मुझे भी पछाड़ दिया। मेरी आंखें बंद होती चली गईं और फिर मुझे याद नहीं आया। शशावरी ने मुझे झंझोड़कर जगाया। मैं शायद 3-4 घंटे ही सोया था। नींद पूरी नहीं हुई थी और मेरी आंखों में मिर्ची सी भरी हुई थी। दिमाग पर भी बोझ सा था। मैं कुछ देर तक सर को हल्के हल्के झटके देता रहा और फिर उठकर बैठ गया। इस वसीओ और इस कमरे में बहुत हल्का उजाला था। मैं दरवाज़ा खोलकर लैंड क्रूज़र से नीचे उतर आया और जब शिकस्ता दीवार की आड़ से निकलकर बरामदे में आया तो सामने चिट्टी धूप फैली हुई थी। मैंने कुछ आगे बढ़कर कुछ इधर उधर देखा। किसी जीर रूह का नामो निशान तक नहीं था। अजीब पुरहौल सा सन्नाटा था। मैं गाड़ी में आ गया। रत्ना भी जाग चुकी थी। लैंड क्रूज़र की सीटों के पिछली तरफ पेट्रोल के डिब्बों के साथ पानी का कैन भी रखा हुआ था। मैं दोबारा नीचे उतर आया और पिछला दरवाज़ा खोलकर पानी का कैन उतार लिया। पानी के छींटों की जलन कुछ कम हुई। चंद घूंट पानी पीकर मैंने कैन शशावरी के हवाले कर दिया। हमारी ये रात बड़ी अजियत में गुजरी थी, लेकिन 15-20 मिनट बाद हमारे हवास बहाल हो गए थे। हम तीनों बाहर आ गए। चमकती हुई धूप में महल की ये कदीम इमारत बड़ा पुरस्कार मंजर पेश कर रही थी। मरकजी हिस्से के बाईं तरफ कुछ हिस्सा टूटा हुआ था। मैंने रत्ना और शशावरी को वहीं रुकने का इशारा किया और पिस्तौल हाथ में पकड़कर उस तरफ चल दिया। महल वाकई बहुत शानदार था। मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि जब ये आबाद रहा होगा तो इसकी क्या शान रही होगी। मैं मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता रहा। शशावरी ने किसी लड़की का किस्सा सुनाया था जिसने राजा शान सिंह को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी और उसकी रूह अब भी महल के खंडरात में भटक रही थी। हो सकता है उस रूह के हवाले से इस महल के बारे में और भी बहुत सी कहानियां मशहूर हों, लेकिन मैं बदरूहों पर यकीन नहीं रखता था। मेरे दिल में अगर कोई खौफ होता था तो उस शेर का, जिसे मैंने गुज़िश्ता रात महल के कंपाउंड में धारते हुए देखा था, और वैसे मैं उस शेर का शुक्रगुजार भी था जिसकी वजह से हम बच गए थे। अगर वो शेर न आता तो पुलिस वाले यकीनन हमें ढूंढ निकालते। आसानी से वो हम पर काबू नहीं पा सकते थे, लेकिन बहरहाल गड़बड़ तो हो सकती थी। महल का वो गिरा हुआ हिस्सा खासा कुशादा था। हैरत की बात तो ये थी कि यहाँ मलबा भी नज़र आ रहा था। हो सकता है वो हिस्सा बहुत पहले गिरा हो और किसी ने यहाँ आबाद होने की कोशिश में मलबा साफ कर दिया हो। इस वसीओ अरीज इमारत के दूसरी तरफ तकरीबन 50 गज दूर फसील का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी टूटा हुआ था, जिसके दूसरी तरफ एक ढलवानी रास्ता भी दिखाई दे रहा था जो जंगल में चला गया था। मैं चंद मिनट वहां खड़ा उस रास्ते को देखता रहा, फिर वापस आ गया
शशावरी और रत्ना बरामदे के एक सतून की आड़ में खड़ी थीं। वो दोनों नारियल खा रही थीं। शशावरी ने नारियल का एक टुकड़ा मेरी तरफ भी बढ़ा दिया। इस तरफ जंगल में एक कुशादा रास्ता नजर आ रहा था। मैंने इशारा करते हुए कहा, अगर हम इस तरफ से निकल जाएं तो तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर पहुंच सकते हैं। इस तरफ से क्यों नहीं? रत्ना ने मरकजी मेहराबी दरवाजे की तरफ इशारा किया। पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी के पहियों के निशान देख लिए थे। मैंने कहा, रात को तो शेर ने उन्हें यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। उन्हें यहाँ हमारी मौजूदगी का यकीन हो चुका है। हो सकता है वो कुर्बो जवार में ही कहीं घात लगाए बैठे हुए हों। उन्हें यकीन होगा कि दिन चढ़ने पर हम इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे। इसीलिए हमारी भलाई इसमें है कि हम वो मरकज़ी दरवाज़ा इस्तेमाल करने के बजाय इस तरफ का रास्ता इख्तियार करें। तो फिर इससे पहले कि वो पुलिस वाले हमारी तलाश में दोबारा अंदर आ जाएं, हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। रत्ना ने कहा। हम तीनों अंदर आ गए। रत्ना और शशावरी पिछली सीट पर बैठ गईं और मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया। इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को बहुत एहतियात से उस कमरे और बरामदे से निकाला और उसका रुख महल के उस हिस्से की तरफ मोड़ दिया। वसीओ अरीज कंपाउंड घास और झाड़ियों से अटा हुआ था। मुझे गाड़ी को महल के उस टूटे हुए हिस्से तक ले जाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। उस रास्ते को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ से बाकायदा मलबा साफ किया गया हो। मैंने इधर उधर इशारा करते हुए कहा, ये वीरान महल माजी में तवील अरसे तक डाकुओं का अड्डा भी रहा है। शशावरी ने बताया, रास्ते यकीनन उन्होंने ही साफ किए होंगे। हो सकता है डाकुओं के बाज गिरोह अब इस तरफ आते रहते हों। ये उनके लिए महफूज तरीन जगह है। पुलिस इन घने जंगलों में उनका पीछा नहीं करती, लेकिन पुलिस ने हमारा पीछा तो नहीं छोड़ा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पीछे आने पर भी अब वो पछता रहे होंगे। शशावरी ने बताया, डाकू एक या दो नहीं होते, उनके गिरोह 30-30, 40-40 आदमियों पर मुश्तमिल होते हैं। पुलिस उनका पीछा करने की हमाकत नहीं कर सकती। हमारे बारे में पुलिस की राय मुख्तलिफ हो सकती है। हम तादाद में सिर्फ 3 हैं, एक मर्द और 2 औरतें, और पुलिस के ख्याल में हमारे पास असला भी नहीं होगा। इसलिए हमारा ताक़ुब करने में उन्हें कोई मुज़ायका नहीं समझता और अब यकीनन पछता रहे होंगे। महल की फसील से निकलकर हम खुली जगह पर आ गए। चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां थीं, लेकिन उस रास्ते की निशानदही हो रही थी जो ढलान की तरफ चला गया था। झील हमारे बाएं तरफ थी और हम उससे दूर होते जा रहे थे। जंगल खासा गुंजान था। दरख्तों में बल खाता हुआ वो रास्ता ऐसा था जैसे बहुत पहले बाकायदा इस्तेमाल होता रहा हो। तकरीबन 1 घंटे तक मैं गाड़ी चलाता रहा और फिर एक जगह मुझे गाड़ी रोक लेनी पड़ी। आगे एकदम गहरा नशेब था, अमूदी ढलान थी और कोई बाकायदा रास्ता भी नहीं था। उस अमूदी ढलान पर गाड़ी को उतारने की कोशिश करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। मैंने इंजन बंद कर दिया और हम तीनों नीचे उतर आए। नीचे नशेब में भी ताहद निगाह घना जंगल फैला हुआ था। हम कुछ देर इधर उधर देखते रहे, फिर गाड़ी में आ गए। मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी को नशेब के साथ साथ चलाता रहा। तकरीबन 1 मील का फासला तय किया होगा कि एक जोरदार धमाका हुआ। हम तीनों उछल पड़े। मेरी गिरफ्त स्टीयरिंग पर ढीली पड़ गई और लैंड क्रूजर लहराने लगी। रफ्तार तो जाहिर है तेज नहीं थी, लेकिन मुझे गाड़ी रोक लेनी पड़ी और जब नीचे उतर कर देखा तो उस धमाके की वजह मेरी समझ में आ गई। आगे का एक टायर ब्रस्ट हो गया था। ये गनीमत थी कि गाड़ी में एक स्पेयर व्हील मौजूद था। गाड़ी के पिछले हिस्से में टूल बॉक्स भी था। मैंने जैक वगैरह निकाल कर गाड़ी के करीब रख दिया और ब्रस्ट शुदा पहिए के नट खोलने लगा और फिर जैक गाड़ी के नीचे लगा दिया। शशावरी और रत्ना भी नीचे उतर आई थीं। ए शशावरी देवी, मैं उसे बाजू से पकड़कर आगे ले आया। ये जैक का हैंडल घुमाओ, गाड़ी को ऊपर उठाना है। शशावरी झुककर मेरे बताए हुए तरीके से जैक का हैंडल घुमाने लगी, मगर उसकी साड़ी का पल्लू बार बार नीचे गिर रहा था। उसने पल्लू कंधे से हटाकर कमर में उड़स लिया
और हैंडल घुमाने लगी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगी और फिर मैंने उसे रोक दिया और नट पूरी तरह खोलकर पहिया बाहर निकालकर दूसरा पहिया चढ़ा दिया और हाथ से नट कसने के बाद जैक निकाल दिया और पाने की मदद से नट कसने लगा। रत्ना इस वक्त गाड़ी के दूसरी तरफ खड़ी थी। मैं आखिरी नट कस रहा था कि रत्ना की आवाज़ सुनकर चौंक गया। अरे ये देखो क्या हुआ। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। ये देखो ये पहिया भी। रत्ना का जुमला मुकम्मल होने से पहले मैं उठकर उसके करीब पहुंच चुका था और मेरे मुंह से इस तरह गहरा सांस निकल गया जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो। बाएं तरफ का पिछला पहिया भी फ्लैट हो रहा था। मैंने झुककर देखा तो लकड़ी का एक नोकीला टुकड़ा टायर में पेवस्त था। मेरा ख्याल था कि लकड़ी का ये टुकड़ा अगला टायर ब्रस्ट होने से कुछ देर पहले ही इस टायर में लगा होगा। हम अगला पहिया तब्दील करते रहे और इस दौरान पिछले पहिए की हवा निकल गई। लानत हो, मैंने बड़बड़ाते हुए टायर पर एक ठोकर मारी। अब क्या होगा? रत्ना मुर्दा से लहजे में बोली। अब पैदल मार्च होगा। मैंने कहा। शशावरी भी इस तरफ आ गई और फ्लैट शुदा टायर देखकर उसका चेहरा भी धुआं हो गया। अब क्या होगा? उसने भी वही सवाल किया जो उससे पहले रत्ना कर चुकी थी और मेरा जवाब भी वही था जो मैं रत्ना को बता चुका था। तुम तो गाइड हो, अब हमारी रहनुमाई करो। मैंने कहा। हम चंद मिनट वहाँ खड़े बक झक करते रहे। गाड़ी में एक ही फाजिल टायर था जो आगे लगा दिया गया था और मेहनत भी रायगा गई थी। ये गाड़ी अब हमारे लिए बेकार हो चुकी थी। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि हम अपना सफ़र जारी रखें। रत्ना ने गाड़ी से सूटकेस निकाल लिया। ये बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं, इसे यहीं छोड़ दो। मैंने कहा। क्या मतलब? ये यहाँ छोड़ दूँ? रत्ना ने मुझे घूरा। मेरा मतलब है इस सूटकेस की क्या ज़रूरत है? वो थैला निकाल लो, इसे तो आसानी से गले में लटकाया जा सकता है। मैंने कहा। बात रत्ना की समझ में आ गई। उसने थैला निकाल लिया और सूटकेस को गाड़ी में फेंक दिया। थैला उसने कंधे पर लटका लिया। हम उस रास्ते पर चलते रहे। मैं आगे था और वो दोनों मेरे पीछे पीछे चल रही थीं। हमारे पास 2 पिस्तौल थे, एक मेरे पास और दूसरा रत्ना के पास। हम दोनों ने पिस्तौल अपने अपने हाथ में पकड़े हुए थे। दरिंदों का बहरहाल खतरा तो था। शशावरी ने पहले ही बता दिया था कि जंगल दरिंदों की वजह से खतरनाक है और मेरे ख्याल में ये जंगल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। हम तकरीबन 1 घंटे तक चलते रहे। महल से निकलते हुए शशावरी ने बताया था कि अगर हम मशरिक की समत चलते रहें तो इस जंगल से निकल जाएंगे। हमें 20-25 मील का फासला तय करना है, जिसमें से तकरीबन निसफ फासला हम तय कर चुके थे और बाकी निसफ फासला तय करना हमारे लिए कड़ा इम्तिहान था। जंगली जानवरों की बहुत ताकत थी, लेकिन पैदल चलते हुए हमें जितने भी जानवर नजर आए वो बेजरर थे। मैंने रत्ना को सख्ती से हिदायत कर दी थी कि वो किसी जानवर को देखकर बिला वजह गोली न चला दे। निसफ घंटा मजीद चलते रहने के बाद हम रुक गए। सामने नशेब में दरख्तों में घिरे हुए किसी बस्ती के खंडरात नजर आ रहे थे। उनमें एक मंदिर नुमाया था जो कदरे बेहतर हालत में दिखाई दे रहा था। मेरा ख्याल है हमें इस तरफ से कोई रास्ता मिल जाएगा। मैंने खंडरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस तरफ कुछ फलदार दरख्त भी होंगे, शायद हमें कुछ खाने को मिल जाए। ये बात शशावरी ने कही थी। शशावरी के कहने पर याद आया कि हम सुबह से भूखे प्यासे थे। रात का बचा हुआ थोड़ा सा नारियल खाया था और अब वो भी नहीं रहा था। रास्ते में कोई फलदार दरख्त भी नजर नहीं आया था। वो खंडर तकरीबन 1 मील दूर है। शशावरी और रत्ना थक गई थीं। रत्ना थैले को एक कंधे पर मुंतकिल करती और कभी दूसरे कंधे पर। उसे ये थैला भी अब बोझ लगने लगा था। आखिरकार मैंने उससे वो थैला लेकर अपने कंधे पर लटका लिया। एक छोटी सी नदी पर हम रुक गए। नदी में गदला पानी बह रहा था। हमारे लिए ये पानी भी आबे हयात से कम नहीं था। कुछ देर आराम करने के बाद हम आगे चल पड़े। वो खंडर अब ज़्यादा दूर नहीं रह गए थे। यहाँ जंगल में छगरा होता चला गया था और आखिरकार हम खुली जगह पर निकल आए। वो खंडर अब हमारे सामने थे। मंदिर उस बस्ती से तकरीबन अलग थलग था
और उसकी दीवारों पर अगरचे काई जमी हुई थी, मगर वो काफ़ी बेहतर हालत में नज़र आ रहा था। जबकि उसके बाईं तरफ तकरीबन 100 गज के फासले पर उस बस्ती के बेशतर मकान टूटे फूट का शिकार हो चुके थे। मेरा ख्याल है इस बस्ती में जाने की ज़रूरत नहीं, ये मंदिर ही हमारे लिए मुनासिब रहेगा। रत्ना ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम उस तरफ चल पड़े। ईंटों का एक बहुत बड़ा चबूतरा था जिस पर भट्टे की पकी हुई सुर्ख ईंटों से वो मंदिर बना हुआ था। वो तिकोन इमारत तकरीबन 60 फीट बुलंद थी। हौदासे ज़माना ने उसके कुछ हिस्से तोड़ फोड़ दिए थे। दीवारों पर काई जमी हुई थी, कहीं कहीं ईंटों के जोड़ों से घास भी फूटी हुई थी। तकरीबन 30 फीट की बुलंदी पर मरकजी दरवाजे के ऐन ऊपर दीवार में पीपल का एक पौधा भी उगा हुआ था। जिस तरह ईंटों के जोड़ों में घास खुदरू थी, इस तरह पीपल का ये पौधा भी खुदरू था। उसकी 2 शाखें 8-10 फीट तक आगे को निकली हुई थीं और 3-4 शाखें इतनी बुलंदी पर ऊपर तक चली गई थीं। ये कोई ताज्जुब खेज बात नहीं थी। कदीम इमारत की दीवारों पर अक्सर इस किस्म की चीज़ें दिखाई देती हैं। मंदिर का दाखिली रास्ता मेहराबी था। ऐसा ही एक रास्ता पिछली तरफ भी नज़र आ रहा था। यह हॉल तकरीबन 40 फीट चौड़ा और इतना ही लंबा था। दाईं तरफ एक चबूतरा था जिस पर किसी ज़माने में किसी देवी या देवता की मूर्ति विराजमान रही होगी, लेकिन इस वक्त तो उस चबूतरे का भी बेशतर हिस्सा टूट फूट चुका था। चबूतरे के पीछे एक तंग सा रास्ता था। हम जैसे ही हॉल से मरकजी दरवाजे में दाखिल हुए, परों की फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनकर बदहवास हो गए। मेरे जहन में सबसे पहले चमगादड़ों का ख्याल उभरा था। ऐसी वीरान इमारतों में चमगादड़ डेरा जमा सकते थे या उल्लू, लेकिन वो ना तो चमगादड़ थे और ना ही उल्लू। सुरमई रंग के जंगली कबूतर थे जिन्होंने टूटी फूटी दीवारों में अपने मस्कन बना रखे थे। मैंने रत्ना और शशावरी को हाल ही में रुकने का इशारा किया और खुद चबूतरे के पीछे पहुंच गया। वो रास्ता 3 फीट से ज़्यादा चौड़ा नहीं था। उसके दूसरी तरफ कमरा था जिसमें गहरी तारीकी थी। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, मेरे ऊपर गोया कयामत टूट पड़ी। ची ची और परों की फड़फड़ाहट की पुरजोर आवाज़ ने मेरे हवास मुतहम्मिल कर दिए। वो लातादाद चमगादड़ जो मेरे कदमों की आहट से चीखते चिल्लाते हुए कमरों की फिजा में गर्दिश करने लगे थे। कुछ चमगादड़ मुझसे टकराए और लातादाद दरवाजे से बाहर निकलकर हॉल में गर्दिश करने लगे। रत्ना नीचे लेट जाओ, मैं पूरी कुव्वत से चीखा और खुद भी बड़ी तेजी से मुड़कर बाहर की तरफ छलांग लगा दी। चमगादड़ों का शोर कई मिनट तक जारी रहा और फिर झुंड के झुंड दोबारा उस तारीक कमरे में दाखिल हो गए। मैं इस वक्त तक ज़मीन पर औंधा लेटा रहा जब तक फड़फड़ाहट का शोर कम नहीं हो गया। ची ची की आवाज़ें अलबत्ता अब भी सुनाई दे रही थीं। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।